तो डॉलर की कीमत बढ़ते बढ़ते कहां तक आई? $1 ₹1 था 1947 में, अब हो गया है ₹50 $1। माने रुपए की कीमत 50 गुनी कम हो गई। हर एक दुनिया की करेंसी की तुलना में भारत के रुपए की कीमत गिर गई और नुकसान दोहरा हो रहा है। हमारा एक नुकसान तो ये हो रहा, रुपए की कीमत जैसे जैसे गिर रही है ना, बहुत नुकसान होता है इससे देश को। आप समझते हैं कैसे नुकसान होता है? 1947 में अगर हम ₹1 का माल अमेरिका को बेचते थे तो हमको $1 मिलता था। अब 2009 में हमको ₹50 का माल बेचना पड़ता है, तब $1 मिलता है। माने माल हमारा 50 गुना ज्यादा जाता है, डॉलर हमारे पास एक ही आता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है देश का। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। P is 87.40 against the dollar. Once again, of course, we started this week with इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. अब दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी का जब जिक्र आया तो मुझे लगा कि एक फैक्ट आपके सामने और रख दूं, और फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल निर्मला सीतारमण जो देश की 2 बार वित्त मंत्री रह चुकी हैं इस वक्त, वो अर्थशास्त्री नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। इकोनॉमिस्ट इनके पति थे, इनके हस्बैंड थे, प्रभाकर साहब, प्रभाकर पराकाला, और जाने माने अर्थशास्त्री। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इनको बनाया होता, प्रभाकर साहब को, तो अर्थव्यवस्था हो सकता बेहतर होती। यानी जितना सामान हम मंगाएंगे सारा का सारा पेमेंट डॉलर में होगा, यानी हर इंपोर्ट के लिए हमारे डॉलर जा रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि जब से मोदी जी आए हैं हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरफ रुपए की कीमत गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आपको एक बार आप ये जो फिगर्स देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि देश कहाँ पर खड़ा है। अब मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला था 2014 में, तब भारत ने तकरीबन 27 लाख करोड़ रुपए के गुड्स इंपोर्ट किए थे इसमें। और 2023-24 आते आते, ये सरकार का ही फिगर है, भारत का इंपोर्ट जो है वो बढ़कर 71 लाख करोड़। मैं एक गिनती नहीं लिख सकता और न्यूमेरिकल्स में पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं 71 लाख करोड़ रुपए के हमने इंपोर्ट किए हैं। यानी हमारे बजट से ज्यादा, हमारा जो सालाना देश का बजट है उससे कहीं ज्यादा हमारे इंपोर्ट हैं। और इस इंपोर्ट के लिए हम खरबों रुपए चाइना को दे रहे हैं, जापान को दे रहे हैं, रशिया को दे रहे हैं, यूएस अमेरिका को दे रहे हैं, सऊदी अरब जहां से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनको हम दे रहे हैं। तो खरबों डॉलर हमारे जा रहे हैं और रुपए की कीमत तेजी से फिसलती जा रही है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या साल के आखिर तक 2025 में ही $1 की कीमत ₹100 हो जाएगी? मान लीजिए रुपया जो है $1 ₹100 का हो गया। अगर ₹100 का डॉलर होता है तो क्या सूनर और लेटर, जैसे दूध है, दूध भी महंगा होगा, या फिर कॉफ़ी है, चाय की पत्ती है, ये सब भी चीज़ें महंगी होंगी। और जिस तरह का जो हम सामान लेते हैं, स्टेशनरी का आइटम लेते हैं, या बहुत सी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, दवा वगैरह, बहुत सी चीज़ें बाहर से आती, क्या ये सब धीरे धीरे महंगी होंगी? क्या महंगाई भी बढ़ेगी क्या फिर? देखिए, महंगाई तो 100% बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। भाई अगर आप क्रूड मंगाते हैं मान लीजिए, और वो क्रूड जो है कच्चा तेल, भाई कच्चा तेल ही अगर आपका 20% महंगा हो गया, अभी तो क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, $70 पे खरीद रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में $140 पे खरीद रहे थे और आज से सस्ता तेल वो बेच रहे थे, टैक्सेस कम लगाए थे। आज के तारीख में हर चीज में टैक्स है, जीएसटी है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स है, इस पे है टैक्स, उस पे फिर टोल टैक्स है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो अगर आपके क्रूड के प्राइस ही 20% बढ़ गए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, छोटी मोटी चीजों को, जब 20% की भरपाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे करेगी? वो टैक्स बढ़ा देगी। अगर 20% टैक्स बढ़ा देगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे।
असली जो मुद्दा है दीपक जी, जिसको मैं बार बार पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर भारत ने, मान लीजिए मोटा मोटा, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूं, 240 लाख करोड़ का लोन है आपके पास मान लीजिए, और उसमें मान लीजिए 100 लाख करोड़ का लोन ऐसा है जो फॉरेन करेंसी लोन है, डॉलर में है, ठीक है, 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ का लोन अगर आप 87 रुपए में रिपे करते हैं या 100 रुपए में रिपे करते हैं, जब 100 रुपए में रिपे करते हैं इसका माने आपका प्रिंसिपल अमाउंट 15% बढ़ गया। अरे आप डेट ट्रैप में, यहां पैसा वापस ही नहीं कर पाएंगे भाई। जिस दिन चाहेगा अमेरिका आपकी गर्दन मरोड़ देगा। चाइना ने जैसे बांग्लादेश की और उसकी श्रीलंका की गर्दन मरोड़ी। भाई आप लोन ले रहे हैं और लोन को रिपे नहीं कर पा रहे हैं, आपने डिफॉल्ट कर दिया। भाई हमारे देश के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हमारा किसान हमारे देश को बचा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल 2 जगह काम कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चर में किसान बचा रहा है, और सर्विसेज सेक्टर में क्योंकि कंजम्पशन इकोनॉमी है, जीएसटी आपको बचा रही है और कंजम्पशन पे नौकरियां लग रही हैं लोगों की। मैन्युफैक्चरिंग है कहां आपके यहां? कारखाने नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के बिना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बिना खुशहाली आएगी नहीं, और वो देश समझने को तैयार नहीं है। आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे, समय भी कम है। अगर रुपए की कीमत गिरती रही, डिवैल्यू होता चला गया, शेयर मार्केट टूटता चला गया, बाकी इंपोर्ट हमारे बढ़ते चले गए और तमाम तरह की महंगाई बढ़ती गई, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले 6 महीने का जो समय आ रहा है बहुत चुनौतीपूर्ण है, हाहाकार मचने जा रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो रुपया टूटता जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं रोक सकता जब तक कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि शेयर मार्केट में सेलिंग कर रहे थे बाइंग स्प्री में नहीं आ जाएंगे। जब वो बाई करेंगे तब रुपया मजबूत होगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारे इंपोर्ट घटेंगे तब हमारा रुपया मजबूत होगा, जिसकी कोई संभावना नहीं। आपके जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अभी तो आपने उनमें से बहुत सारा डॉलर खरीद लिया है, इसलिए डॉलर को मजबूत होने से आपने रोक लिया, लेकिन कब तक रोकेंगे आप? तो क्या समय चैलेंजिंग आ रहा है? बहुत चैलेंजिंग है, और इतना अभी भी बहुत चैलेंजिंग है, अभी भी बहुत बुरी हालत है। अच्छा, दूसरा एक और चीज समझिए आप, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से कह रहे हैं अगर उस तरह से कर देंगे, आपके पास संभालने का कोई तरीका नहीं है भाई। प्रोडक्शन है नहीं आपके यहाँ, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। ये तो भगवान की कृपा है कि क्रूड वीक है आज की तारीख में। अब आप इमेजिन करिएगा जरा, किसी इकोनॉमिस्ट से और से बात कर लीजिए, अगर आज क्रूड $140 का हो जाए, क्रूड ऑयल जी, अगर क्रूड ऑयल 140, ये तो भगवान की कृपा है। मनमोहन सिंह के जमाने में $140 का था, आपको मोदी जी को यह समय मिला था कोविड टाइम पे, $0 का था क्रूड, $0 का। वो कहते थे ले जाओ, कहां फेंके इसको, ले जाओ, फ्री में ले जाओ, ट्रांसपोर्ट करके ले जाओ भैया, यहां से हटाओ। इस स्थिति में आपके देश की रुपए की यह हालत है। अगर आज $140 हो जाए क्रूड, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे महाराज, आप बैंकरप्ट ऑलरेडी काफी, तो यू हैव टू बी, आप दिवालिया हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं। देखिए, आपके जो दर्शक श्रोता है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत हो गए, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स और फाइनेंस समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका देश है, ये मेरा देश है, इसकी स्थिति को भांपने का प्रयास कीजिए, जुमलों में मत आइए। देश में जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। जब तक लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, अग्निवीर बना दोगे, बच्चों को अनएम्प्लॉयड रख दोगे, हर आदमी किसानी में चला जाएगा, एग्रीकल्चर पे बोझ बढ़ जाएगा, पर कैपिटा इनकम घट जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। हमारे लिए देश बर्बाद करने का हम लोग नहीं सहन कर सकते, हम सेक्रीफाइस कर देंगे। लेकिन आप जो है, अगर सब चीजों पे 150 करोड़ का झंडे वाला में ऑफिस बना देंगे, हर शहर के अंदर 5 स्टार ऑफिस बना देंगे, 8 करोड़ की गाड़ी खरीद देंगे, तो वो नहीं देश आगे बढ़ेगा। 1947 15 अगस्त को $1 $1 के बराबर था, $1 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था, $1 1 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर था। लेकिन 1952 आते आते $7 हो गया। फिर हमने दोबारा 1957 में कर्ज लिया, फिर 1962 में लिया, फिर 1967 में लिया, फिर 1972 में लिया, फिर 1977 में लिया, फिर 1982 में लिया, और 1982 के बाद हर साल कर्ज लेना शुरू कर दिया। पहले 5-5 साल में एक बार कर्ज लेते थे,
फिर 1982 के बाद हर साल 1983, 1984, 1985 हर साल कर्ज लेना शुरू किया। और कई कई प्रधानमंत्री तो ऐसे आए महानुभाव इस देश में, जिन्होंने पुराने कर्जे का ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले लिया। उन्होंने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? कर्ज बढ़ता गया। और 1991 से इस देश में एक नीति चल पड़ी जिसका नाम आप जानते हैं, उदारीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं उसको लिबरलाइजेशन, हिंदी में उदारीकरण। फिर एक नीति है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। मैंने इस नीति का नाम बदल के रखा है उधारीकरण। कर्ज लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, उधार लेना। जितने प्रधानमंत्री आए सबने अंधाधुंध कर्ज लिया, तो बढ़ते 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 अब कर्ज बहुत अधिक हो गया। तो कर्ज ले लेके देश के ऊपर इस समय लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का तो विदेशी कर्ज हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर। और लगभग 18 लाख करोड़ का ही देशी कर्ज हो गया। माने इस समय देश 36 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है।